Hello guys, hope you all are doing well. In this video we will discuss about isomerism. Okay, तो बेटा हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में. ओके, तो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, और आइसोमेरिज्म में अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म फर्दर क्लासिफाई कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल. ओके, कन्फिगरेशन फर्दर क्लासिफाइड ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को अगर देखेंगे हम तो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल और रिंग चेन, है ना. रिंग चेन आइसोमेरिज्म टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म. बट लोग जनरली अलग अलग पढ़ाते हैं, बट एक ही चीज़ है, ठीक है ना, नाम डिफरेंट है, फंक्शनल और रिंग चेन. मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म. ठीक है, तो आज मैं जो आपको डिस्कस करूँगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे. ओके, तो आज हम क्या बेटा डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म. ठीक है ना. तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टॉटोमेरिज्म डिस्कस करूँगा. ओके, इसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊँगा मैं. एंड देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म के लिए एक अलग से लेक्चर लेंगे. राइट. तो आइसोमेरिज्म में जनरली मैं 3 लेक्चर में इसे ख़त्म करूँगा और ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं लेना है, छोटे छोटे से लेक्चर में मुझे इसे फिनिश करना है. ओके, और इन जनरल लोग बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इसे, बट हम इसे एनसीईआरटी एंड देन पीवाईक्यू क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे. ठीक है ना. और अगर आप नीट एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट महसूस करो कि हाँ ये टॉपिक आप पढ़ के गए हैं. अगर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, और मोस्टली चांस रहता है कि एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए. ठीक है ना. बट अननेसेसरी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ तो होपफुली कि उससे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाएगा. ओके, ठीक है, आगे मूव करते हैं. राइट. देखो बेटा, तो जैसे कि मैंने यहाँ आपको बोला है कि आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर देखो एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आइसोमेरिज्म में कौन कौन सा दिया हुआ है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म. मैंने कहा कि इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा. राइट. लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म एंड मेटामेरिज्म. सिंपल है, इजी है, एक एक करके इसे समझ लेंगे. ओके, देखो, तो एक एक करके अगर मैं एग्जांपल लूँ तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म की. ओके, तो इसे आप फर्स्ट नाम दे दो, ये सेकेंड पोजीशन एंड थर्ड फंक्शनल एंड फोर्थ मेटामेरिज्म. ओके, तो फर्स्ट हम चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, और एग्जाम्पल भी किसके लेंगे बेटा, हम एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल लेंगे. तो चेन आइसोमेरिज्म में देख लो. तो चेन आइसोमेरिज्म की अगर मैं बात करूं तो तरीका तो हमारे पास बेटा ये, या तो कंसेप्ट याद रख लो पहले, देन कंसेप्ट को अप्लाई करो और एग्जाम्पल्स पर, देन या तो आप एग्जाम्पल याद रखो देन कंसेप्ट. बट मुझे लगता है एग्जाम्पल से अगर आप कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे तो ज़्यादा बेटर है. ठीक है ना. तो मैं आपको एग्जाम्पल पहले डिस्कस करता हूँ, देन आप एग्जाम्पल के थ्रू कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेंगे. ठीक है. तो जनरली क्या है, जैसा इसमें नाम है वैसा ही काम है. ओके, जैसे आप चेन आइसोमर की बात कर रहे हो तो जाहिर सी बात है चेन आइसोमरिज्म में डिफरेंस कहाँ होगा, चेन में डिफरेंस होगा. राइट. देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी ने लिया है C5H12 है. राइट. तो मैंने एग्जाम्पल यही ले लिया जो एनसीईआरटी में गिवन है, C5H12. तो यहाँ देखो 3 आइसोमर गिवन है, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड न्यूपेंटेन. इनके पांचों के स्ट्रक्चर, पहले एक 5 कार्बन का स्ट्रक्चर बना के देखो. तो 5 कार्बन में बेटा ये देखो बना सकते हैं हम, बॉन्ड नोटेशन यूज़ कर लेते हैं. राइट. 1 2 3 देन 4 देन 5. तो इसका नाम आप जानते हैं, एन पेंटेन. राइट. अगर आप नेम लिखेंगे तो क्या होगा, एन पेंटेन. स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल मीन्स स्ट्रेट चेन. 4 कार्बन का ले लो आप, तो 4 कार्बन की चेन, तरीका यही है. तो 4 कार्बन की चेन ली आपने, और अब अगर आपको यहाँ पर यूज़ करना है, एक कार्बन बच रहा है, अगर टर्मिनल साइड्स पे ऐसे यूज़ करेंगे तब भी पेंटेन बनेगा, और यहाँ टर्मिनल साइड पे लगाएंगे तब भी पेंटेन है. तो आपके पास 2 साइड्स अवेलेबल हैं, और वो 2 साइड्स क्या अवेलेबल हैं बेटा, वो 2 साइड्स अवेलेबल ही हैं, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है. ठीक है. अगर ये ए साइड है सेम, देन बी सेम साइड है. तो अगर आप बी साइड पर अगर कार्बन को लगाएंगे, राइट, तो बी साइड पर अगर आपने कार्बन को लगाया तो देखो बेटा, बी साइड पर अगर आपने कार्बन यहाँ ले लिया तो ये बेटा बन जाता है कि आपका नाम बनेगा इसका, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना सब्स्टिट्यूट पास में, तो 1 2 3 4. तो अगर नाम आईयूपीएक नेम लिखोगे तो बेटा क्या नाम होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन. राइट. 2 मिथाइल ब्यूटेन.
एंड थर्ड देख सकते हो। तो 5 कार्बन का चेन लिया पहले आपने, 4 कार्बन का, तो सीक्वेंस यही लो आप, पहले 5 कार्बन में प्रोबेबिलिटी देखो, देन 4 कार्बन में। अब देन नेक्स्ट देखते हैं 3 कार्बन वाली प्रोबेबिलिटी देखते हैं। 3 कार्बन में बेटा देखो, ये 3 कार्बन का ले लिया मैंने, और अगर 2 कार्बन जो बच रहे हैं मेरे, अगर मैंने वो टर्मिनल साइड्स पे ले लिए यहाँ, तो यही स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरा, राइट। और अगर मैंने 1 कार्बन यहाँ ले लिया, सपोज 1 यहाँ ले लिया टर्मिनल साइड्स पर, तो ये पहला वाला ही आ जाएगा मेरा n पेंटेन, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर दोनों कार्बन ले लूँ, किस वाली पोजीशन पे ले लूँ, सेकेंड पोजीशन पे यहाँ ले लिए मैंने, राइट। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो यहाँ पर आयोपिक नेम देखो, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल है, तो किस पोजीशन बेटा मिथाइल है, 2 और 2 पर है, तो 2,2 डाईमिथाइल लिखेंगे। और कितने कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है, ओके। तो इसे आप लिखेंगे 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो 3 मुझे आइसोमर मिल रहे हैं, राइट। तो 3 आइसोमर मिल रहे हैं मुझे, एक एंड पेंटेन मिल रहा है, एक 2 मिथाइल ब्यूटेन और एक 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। तो पहले 5 कार्बन में प्रोबेबिलिटी देखो कितनी, एक ही है। 4 कार्बन में एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, और 3 कार्बन में भी एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो आप इस एग्जाम्पल को देख के चेन आइसोमेरिज्म को डिफाइन करके देखो। तो चेन आइसोमेरिज्म डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल्स को देख के, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर डिफरेंट आयोपिक नेम है, कैसा नेम है, डिफरेंट आयोपिक नेम, तो अगर डिफरेंट आयोपिक नेम आ रहा है तो डेफिनेटली वो बेटा कैसा है, चेन आइसोमर है। डिफरेंट आयोपिक नेम होगा, कंडीशंस की बात कर लो, और या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंट आयोपिक नेम, या फिर कह सकते हैं आप बेटा डिफरेंट क्या होगी, डिफरेंट कार्बन चेन होगी, या ये कह सकते हो आप डिफरेंट कार्बन चेन, ये भी कह सकते हो आप, डिफरेंट कार्बन चेन। स्केलेटन भी बोला जाता है, और कार्बन स्केलेटन बोल सकते हो, है ना, कार्बन स्केलेटन कह सकते हो, कार्बन चेन और कार्बन स्केलेटन्स, राइट। तो अगर ये दो कंडीशन डिफर कर रही हैं, तो डेफिनेटली वो कैसा है बेटा, वो चेन आइसोमर ही है आपका। अगर इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो इसका मतलब वो बेटा कैसा है, चेन आइसोमर है, राइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो चेन आइसोमेरिज्म में ज़रूरी नहीं कि पहले आप ये चीज़ याद रखें, पहले डेफिनेशन याद रखें, फिर आप जो है एग्जांपल्स लें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले एग्जांपल्स अंडरस्टैंड कर लो, देन कंसेप्ट को समझ लो, राइट। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा कंफर्ट है कि आप एग्जांपल्स को पहले अंडरस्टैंड करो, देन कंसेप्ट पे चले जाओ। ऐसे भी रख सकते हैं, बट आप जिसमें कंफर्ट लगते हो कि कंडीशन से नेम पे जाओगे, या फिर आप एग्जाम्पल से कंडीशन पे आओगे, ये भी तरीका है। तो ये दोनों तरीके हैं, आप चाहे यहाँ से इस कंडीशन से इन एग्जाम्पल्स को समझे, चाहे एग्जाम्पल्स को डेफिनेशन को समझे, एक ही बात है। बट आप जिसमें कंफर्ट है वहाँ से समझो, बट मुझे लगता है एग्जाम्पल्स के थ्रू कंसेप्ट को याद रखना वो ज़्यादा बेटर है, ओके। तो होपफुली कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े फिर हम, ओके। तो ये बात कर ली हमने चेन आइसोमेरिज्म की, तो मैं यहीं पर डिस्कस कर देता हूँ, राइट। नोट कर लो इसे अच्छे से। अगर इसमें कोई डाउट आ रहा है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, राइट। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो हमने ये बात कर ली चेन आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें हम बात करने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखो सेकंड, तो सेकंड बेटा कौन सा है हमारा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। मैंने जैसा कि कहा है आपसे, जैसा नाम वैसा काम, ओके। अब पोजीशन आइसोमर है, तो एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं इस बात को। तो एग्जाम्पल से देखो बेटा, यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, ये एक एग्जाम्पल ये है और एक ही है, ठीक है, ये दो एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो बेटा आप अपने पास एनसीईआरटी ज़रूर रखो। अगर जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो अपने पास आप एनसीईआरटी रखेंगे और मैच करते जाएंगे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट है, डेफिनेटली ईजिली स्कोर किया जा सकता है, ना आपको केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही बहुत कम। अगर आप सेलेक्टिव तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में, इस बात को ध्यान में रखें आप, ओके। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में देखो, पोजीशन आइसोमेरिज्म में दो एग्जांपल्स लिए हुए हैं। एक फार्मूला ये C3H8O। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक कंपाउंड ये बन सकता है मेरा CH3 CH2 CH2OH, एक तो ये है, और दूसरा कंपाउंड मेरा ये बन सकता है CH3 CH CH3 देन OH। बेटा देखो ये जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है OH, वो तो फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। बट इसमें अगर आप देखेंगे तो आप ये यहाँ देखोगे कार्बन चेन कैसी फिक्स्ड है। यहाँ कार्बन चेन देखो 3 कार्बन की है, यहाँ पर भी कार्बन चेन 3 कार्बन की है। तो दो एग्जाम्पल पॉसिबल है इसमें, दो आइसोमर पॉसिबल हैं पोजीशन में।
और कंडीशन आप देखेंगे तो कार्बन चेन कैसी रहेगी इसमें, अगर मैं कार्बन चेन की बात करूं तो कार्बन चेन कौन रिमेन सेम, कार्बन चेन बेटा कैसी रहेगी, कार्बन चेन रिमेन सेम, फिक्स रहना है, रिमेन सेम, बट पोजीशन ऑफ, आप ये कह सकते हो बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हाँ बोलो बेटा, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज़ डिफरेंट, है ना, डिफ़र करेगी, किसकी पोजीशन डिफ़र करेगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफ़र करेगी, राइट, आप ये कह रहे हैं, राइट। आ गई बात समझ में, फंक्शनल ग्रुप या फिर कह सकते हो आप सब्स्टिट्यूएंट भी कह सकते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं कि फंक्शनल ग्रुप ही हो, सब्स्टिट्यूएंट भी हो सकता है कोई भी। तो अगर फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट डिफ़र कर रहा है, दैट इज़ इसका मतलब वहाँ पर कौन सी आइसोमेरिज्म बेटा, पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो दो एग्जांपल लिए मैंने, एक कंपाउंड ये बनना है और दूसरा कंपाउंड ये। तो दोनों के केस में देखो, यहाँ कार्बन चेन 3 कार्बन की, यहाँ पर भी कार्बन चेन 3 कार्बन की, यहाँ फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ सेकंड पोजीशन पे। तो डेफिनेटली दोनों के आईयूपीएक नेम भी कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। तो फर्स्ट कौन सा है बेटा, फर्स्ट ये कंपाउंड जो है प्रोपेन 1 ऑल है, क्योंकि नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, नंबरिंग यहाँ से भी करेंगे 1 2 3। तो ये किस पोजीशन पे, 2 पोजीशन पे OH। तो इसे क्या लिखेंगे आप, प्रोपेन, इसे लिखेंगे प्रोपेन 2 ऑल, राइट। तो होपफुली कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, राइट। थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, ओके। थर्ड भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं, और थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। थर्ड बेटा बोलो कौन सा मैंने आपसे कहा है, थर्ड मैंने आपको बोला है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। तो नाम से ही लग रहा है ना कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता होगा बेटा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होता होगा। अब आप जो बात कर रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ओके। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म के केस में देख लो आप क्या कह रहे हो। तो फंक्शनल ग्रुप में बेटा डिफरेंट क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, देखो यहाँ एग्जाम्पल इसने लिया है C3H6O और बोला एक एल्डिहाइड बनता है, दूसरा कीटोन। तो C3H6O लेते हैं अगर आप, तो इसमें दो प्रोबेबिलिटी हैं, एक तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है इसमें, और दूसरा बेटा क्या हो सकता है, कीटोन हो सकता है, राइट। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता चलता है एक कंपाउंड मैं ये बना सकता हूँ CH3 CH2 COH, ये कंपाउंड ये बन जाएगा, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है ना फंक्शनल ग्रुप ये। कीटोन कब हो सकता है, ये CH3 CO CH3, तो इसे आप कीटोन कहेंगे। तो C3H6O के दो आइसोमर हैं, एक एल्डिहाइड और दूसरा कीटोन है, राइट। अगर आईयूपीएक नेम की बात करोगे तो वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। नंबरिंग तो यहाँ से ही करना है, 1 2 फंक्शनल ग्रुप से करते हैं। आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन 3 कार्बन है, ई रिप्लेस कर देंगे, किस पोजीशन पर एल्डिहाइड है, 1 अल लिखेंगे, प्रोपेन 1 अल। बट ये कीटोन है तो इसे क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है प्रोपेन और 2 पोजीशन पर है 1 2 3, 2 पोजीशन पर ओन है ना, सेकेंडरी सफिक्स है, तो इसे क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2 ओन, राइट। तो दो ये आपके एग्जांपल्स हो गए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। नो डाउट्स डिटेल्स में बहुत सारे लोग इसमें पढ़ाते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जाते हैं, 8-10 एग्जांपल डिफरेंट टाइप के लिए जाते हैं, वहाँ आप बोल सकते हो फंक्शनल आइसोमेरिज्म इस टाइप की है। बट टाइम कम है इसलिए मैंने NCERT के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा हूँ। तो कम टाइम में मुझे अच्छे से कैसे करना है तो वो मेरा फोकस है, ठीक है ना। तो अगर आप इतना भी करते हैं तब भी आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि मैंने यहाँ पर क्या बताने की कोशिश की है, राइट। तो हमने यहाँ पर बात कर ली चेन आइसोमेरिज्म की, सेकंड की पोजीशन की, एंड थर्ड की फंक्शनल आइसोमेरिज्म की। तो होपफुली कि आपको फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी समझ में आया होगा, राइट। ओके, इतनी बात तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। देखो इतनी ही बात को अगर आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स में आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बट जिस तरीके से आप क्लास में डिटेल्स में पढ़ते हैं तो वो होपफुली कि आप अच्छा खासा टाइम ले लो उसमें। और नो डाउट्स क्लास में टीचर्स काफ़ी टाइम लेते हैं उसको पढ़ाने में, और आप भी काफ़ी टाइम लेके उसे परेशान से रहते हैं कि GOC बहुत परेशान करता है। बट मुझे लगता है कि आपको थोड़ा स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए, तो कम टाइम में भी आप अच्छा कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट देखो मेटामेरिज्म की बात कर लेते हैं, राइट। तो मेटामेरिज्म देखो बेटा यहाँ NCERT में तो यहाँ दिया हुआ है, तो NCERT तो अपने पास रखना ही है ना। जैसे कोई भी रिलीजियस बुक बच्चा रखता है अपने पास, अगर वो लाइक कुरान की बात कर लो या गीता की बात कर लो, है ना, इस तरीके की अगर रिलीजियस बुक आप अपने पास रखते हो, ठीक है ना। और हो ऐसे ही कोई अगर स्टूडेंट्स है जो साइंस स्ट्रीम से, अगर वो NCERT बुक्स भी रखता है अपने पास तो वो भी उसी तरीके से ही है। कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ NCERT उतना बहुत ज़रूरी है ना, कि किसी स्टूडेंट्स के लिए। तो आप कोई भी बुक पढ़िए, नो डाउट्स कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट आप अगर NCERT को स्किप करके पढ़ते हैं
तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आपको इतना ज़्यादा पढ़ा दिया जाता है या आप इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं कि फिर आप रिवाइज़ अच्छे से नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम तो यही है, जब लास्ट के 1 या 2 मंथ्स बचते हैं तो अपने आप टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं। तो कम टाइम में आप अच्छे से कर पाओ तो उसके लिए तो यही है कि आप NCERT की चीज़ें स्ट्रिक्टली फॉलो करो और थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, और आपको कोई कॉन्फिडेंस दिलाता है तो आप उस पर ट्रस्ट करो कि हाँ यहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में कर लेंगे, राइट। एंड द लास्ट डिस्कस कर लेता हूँ मैं मेटामेरिज्म, ठीक है ना, 4th, ठीक है, मेटामेरिज्म की बात कर लेते हैं। मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म में मैं एग्जांपल ले लेता हूँ पहले। जैसे C4H10O लिया हुआ है, देखो NCERT में यहाँ C4H10O है लिया हुआ एग्जाम्पल, C4H10O। तो इसमें देखो बेटा यहाँ पर क्या एग्जाम्पल्स बना सकते हैं हम कंपाउंड्स। एक तो कंपाउंड ये बन सकता है CH3O, एक ही ऑक्सीजन है तो ईथर पॉसिबल हो सकता है, ये CH3 CH2O CH3 एक ये, और दूसरा सेकेंड आप यहाँ लिख लो CH3 CH2O CH2 CH3। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है ना। देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है भाई, फंक्शनल ग्रुप ये अल्काइल ग्रुप है ना, ये R, इसे R कह दो, ये भी तो अल्काइल ही ग्रुप है, R' कह दो, डिफरेंट है, ये R है, सेम है तो इसे R कह दो, ये सेम है ये भी R कह दो, राइट। तो अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड्स में अल्काइल ग्रुप हैं तो वो तो ईथर कहलाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या है, इसमें ईथर है, राइट। यहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। बट मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, अब मेटामेरिज्म किसे कहेंगे, अब देखो यहाँ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लो आप इस बात को, राइट। फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम दिखाई दे रहा है, राइट। फंक्शनल ग्रुप सेम बट साइड चेन डिफरेंट, है ना। अगर साइड चेन डिफरेंट होगी तब वो कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा बेटा, तब वो कहलाएगा मेटामेरिज्म, ठीक है ना। तब उस टाइप के आइसोमर को आप बोलेंगे मेटामर्स, क्या बोलेंगे, मेटामर्स। और उस फिनोमिना को आप बोल देते हो मेटामेरिज्म, राइट। तो एक इस एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिया और एक एग्जाम्पल ये लिया, तो होपफुली कि जितना मैंने आज समझाया है वो सारा समझ में आया होगा। तो दो क्वेश्चंस भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ 2021 और 22 के, ओके। तो अभी तक देखो मैंने NCERT की बात की, और उससे पहले मैंने आपसे कहा देखो चेन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन है, फंक्शनल या रिंग चेन भी है, मेटामेरिज्म है, ये 4 ही डिस्कस किए मैंने, राइट। मैंने कहा टॉटोमेरिज्म से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हम पढ़ते हैं कॉन्फिगरेशनल, और उसमें ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल एंड कन्फर्मेशन, इसके लिए भी अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। यहाँ से भी सवाल पूछने के चांसेस रहते हैं, राइट। तो यहाँ से मैं एक छोटी सी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा, राइट। देखो एग्जाम्पल्स देख लो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आइसोमेरिज्म से रिलेटेड मैंने लिए, तो नो डाउट से ये टॉटोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स है। टॉटोमेरिज्म अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, यहाँ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड निकालने से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, 2015 में पूछा गया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो C13H12 है, तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं, राइट। देखो अच्छा क्वेश्चन है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहिए, राइट। 32 बेटा देखो ये एग्जाम्पल लिया हुआ है इसने, CH2 एंड देन दिस, ये फिनाइल रिंग है, राइट। कौन सी रिंग है बेटा, ये फिनाइल। और डेफिनेटली इन पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ हाइड्रोजन रहता ही है, ओके, लेकिन इस वाली पोजीशन में हाइड्रोजन एब्सेंट है, राइट। अब देखो ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिया हुआ है, और मुझे बताना है कि अगर मैं हाइड्रोजन रिप्लेस करता हूँ, और हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्या सब्स्टिट्यूट करता हूँ, Cl, तो मुझे ये बताना है कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल होंगे, राइट। का सवाल मेरा ये, स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनाए जा सकते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर बताने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मीन्स डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है। तो यहाँ से देख लो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ये अगर ए साइड है तो ये भी, सॉरी ये भी ए साइड है और ये भी ए साइड है, ये अगर बी साइड है तो ये भी बी साइड है, ये भी बी साइड है, और फिर ये भी बी साइड और ये सी साइड है। तो 3 टाइप के तो हाइड्रोजन मुझे फिनाइल रिंग में मिल रहा है, और एक डी टाइप का हाइड्रोजन यहाँ मिल रहा है। तो मुझे कितने टाइप के हाइड्रोजन मिले, टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करूँ, मेरे पास कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन, 4 टाइप के हाइड्रोजन है, ठीक है ना। 4 टाइप के कौन से, ए बी सी डी, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने पॉसिबल होंगे, यानी कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करेंगे बेटा तो कितने बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, 4। तो आंसर ये 2004 का क्वेश्चन था, मुझे लग रहा है अच्छा क्वेश्चन था। तो होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और नहीं आया समझ में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप बोल सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, और आगे यहाँ कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, उनको देख लेंगे। टॉटोमेरिज्म अभी पढ़ा नहीं है आपने,
इसमें देखो नीट 2021 का क्वेश्चन ही है, नीट 2021 के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पूछा है उसने द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म। ओके, तो कौन सा कंपाउंड है जो मेटामेरिज्म शो कर सकता है। तो मेटामेरिज्म देखने के लिए बेटा अगर हम देखें तो एटलीस्ट मेटामेरिज्म शो करने के लिए कितने कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, एटलीस्ट, आप ये कह सकते हो एटलीस्ट नहीं मोर देन। मेटामेरिज्म कौन सा शो करेगा, मेटामेरिज्म वही कंपाउंड शो करेंगे विच हैव, आप आल्सो बोल सकते हो विच हैव मोर देन 3 कार्बन एटम्स। कितने आइटम्स से ज़्यादा होना चाहिए, 3 कार्बन आइटम्स अगर ज़्यादा है तभी शो कर सकता है, 3 या उससे कम है तो वो नहीं दिखाएगा, राइट। इसे आप देखो C3H6 3 ही कार्बन है, ये तो होगा नहीं। फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में आप चेक कर सकते हो कि कौन सा है। C5H12 में देखोगे, C5H12 में देखोगे तो ये एन पेंटेन है, यहाँ तो फंक्शन ग्रुप ही नहीं है, 1 2 3 4 5, तो देयर इज़ नो फंक्शन ग्रुप ही नहीं है, तो ये नहीं दिखाएगा। अब C4H10O देख लो, अभी ये एग्जाम्पल डिस्कस किया था, राइट। C4H10O को डिस्कस किया था, तो देखा था हमने कि इसमें 2 ग्रुप बन रहे थे, 2 कंपाउंड बन रहे थे। 2 कौन कौन से बन रहे थे बेटा, देखो एक बनाया था आपने CH3O CH2 CH3, याद आ रहा है कुछ, और एक और CH2 ऐड कर लो इसमें, CH3, एक ये था और दूसरा ये था CH3 CH2O CH2 CH3, राइट। ये 2 एग्जाम्पल्स थे, होपफुली के बात समझ में आई होगी। तो इसमें कौन सा मेटामेरिज्म शो करेगा, ये थर्ड वाला शो करेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं, नीट 2022 का सवाल है ये देखो। तो यहाँ बेटा पूछा है C1 C2 कार्बन पे पूछा है उसने कि आप हाइब्रिडेशन ही बता दो, राइट, हाइब्रिडेशन बता दो। तो हाइब्रिडेशन, अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है, यहाँ तो देखो बेटा एल्डिहाइड ग्रुप है, इस वाली साइड में एल्डिहाइड है, अब इस वाली साइड में देखोगे तो एस्टर ग्रुप है। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है सर नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट साइड से नंबरिंग करें, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें या फिर राइट हैंड साइड से, है ना, किसको हम फर्स्ट माने। तो आपने जब आईयूपीएक नेम पढ़ते हैं तब आप प्रायोरिटी ऑर्डर पढ़ते हैं, राइट। क्या पढ़ते हैं बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ बेटा देखो, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखो, यहाँ एक एल्डिहाइड ये है और दूसरा जो ग्रुप है एस्टर वो ये है। तो प्रायोरिटी बेटा देखो किसकी ज़्यादा है, ये एस्टर है और ये एल्डिहाइड है ना। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी बेटा, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी नंबरिंग उसे देंगे। तो एस्टर है, दूसरी ये कौन सा है, एल्डिहाइड है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे और सेकंड प्रायोरिटी इसे देंगे, राइट। तो देखो बेटा नंबरिंग यहाँ से करेंगे, फर्स्ट एंड देन सेकंड कार्बन, आप ये बोल सकते हो फर्स्ट कार्बन एंड देन सेकंड। तो फर्स्ट कार्बन पे हाइब्रिडेशन कैसा होगा, क्योंकि एस्टर ग्रुप ऐसा होता है, देखो एस्टर ग्रुप ये होता है, राइट, यही वाला पढ़ लिया मैंने। तो ये कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, CH2, फिर ये सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट है, तो ये कैसा कार्बन है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया sp2 एंड sp3 फर्स्ट होगा, राइट। आ गई बात समझ में। तो होपफुली कि आपको ये भी एग्जाम्पल समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल एंड टेक केयर।